Hello, hi everyone. Welcome back to our YouTube channel Porahali. Myself Devojit and today we will continue the chapter Money and Banking. ठीक है, तो ये एक्चुअली पार्ट 4 है इस चैप्टर का. ठीक है, इससे पहले 3 पार्ट ऑलरेडी आ चुका है यूट्यूब पे. पहले आप वो 3 पार्ट कंटिन्यू करना, उसके बाद ही पार्ट 4 पे आना. ठीक है, तो हमने जो लास्ट पार्ट हुए थे उसमें हमने डिस्कस किया था कि मनी का फंक्शंस क्या है, मनी का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है एंड कौन से टाइप का मनी पाए जाते हैं. ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि रोल ऑफ मनी. ठीक है, दैट मीन्स मनी का क्या रोल है, मनी का क्या फंक्शन है इस इकोनॉमी में. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं. देखो, मनी मेक्स द एक्सचेंज इजियर. It has removed all the difficulties of the barter system. ठीक है, तो हमने बार्टर सिस्टम में देखा था कि एक्सचेंज करना थोड़ा मुश्किल था. क्यों? क्योंकि डबल कोइंसिडेंस होना पड़ता था. मतलब मुझे जो चाहिए वो आपके पास होना चाहिए था, नहीं तो बार्टर सिस्टम पॉसिबल ही नहीं था. लेकिन मनी आने के बाद ये जो एक्सचेंज था ये इजियर हो चुका था, क्योंकि मैं पैसे से कुछ भी खरीद सकता हूँ. ठीक है, आपके पास वो चीज नहीं होगा तो भी चलेगा. ठीक है, उसके बाद देखो, the second function is the price system. The price system is an important characteristics of a market-centered or even a market-friendly economy. ये टर्म को आप याद रखना, market-centered economy और market-friendly economy. ठीक है, ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा. The price system is dependent on the supply of money. ठीक है, यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखा हुआ है. ए मार्केट सेंटर्ड इकोनॉमी इज वन वेयर द डिमांड एंड द सप्लाई फोर्स डिटरमाइन द आउटपुट एंड द प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड सर्विसेज. ठीक है, तो इसको अच्छे से समझते हैं. देखो, जो मनी का काम है ना, उसका काम एक यही भी है कि द प्राइस सिस्टम, मनी का जो प्राइस सिस्टम है उसका एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है. ठीक है, अब थोड़ा समझ लेते हैं इस चीजों को. देखो, ठीक है, इकोनॉमी. ठीक है, यहाँ पे मैं 2 टाइप के इकोनॉमी के बारे में बात करूंगा. एक है प्लान्ड इकोनॉमी, ठीक है, और एक है मार्केट सेंटर्ड और मार्केट फ्रेंडली. ठीक है, यहाँ पे जो प्लान्ड इकोनॉमी है, ठीक है, एक्चुअली इकोनॉमी में क्या होता है, किसी एक चीज का प्रोड्यूस होता है, प्रोडक्शन होता है. ठीक है, जो हमने पहले भी देखा था, प्रोडक्शन होता है, उस चीज को कौन सी प्राइस में खरीदना है या फिर बेचना है, ये भी इकोनॉमी में डिसाइड होते हैं. ठीक है, तो मान लो आपके पास एक चीज है टोमेटो. अब इनका टोमेटो जो हर साल खेती करते हैं फार्मर लोग, फार्मर कितना प्रोडक्शन करेगा, इसका प्राइस कितना होगा. ठीक है, तो इसका प्राइस इंक्रीज होगा या बाद में डिक्रीज होगा. तो ये सब चीज जब एक कंट्री के गवर्नमेंट डिसाइड करती है तो उसे बोलते हैं प्लान्ड इकोनॉमी. ठीक है, जिस भी कंट्री में ये जो प्रोडक्शन होता है, इनका जो प्राइस होता है वो डिटरमाइन करता है गवर्नमेंट, तो उसको बोलते हैं प्लान्ड इकोनॉमी. जैसे एग्जांपल नॉर्थ कोरिया. लेकिन ये जो मार्केट फ्रेंडली इकोनॉमी में, ठीक है, यहाँ पे गवर्नमेंट कुछ भी डिसाइड नहीं करता. यहाँ पे डिसाइड करता है जो मार्केट का डिमांड एंड सप्लाई है. मतलब मार्केट में कितना डिमांड है और कितना सप्लाई होता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है मार्केट फ्रेंडली. ठीक है, उसके बाद देखो, even in a system where the administrative decisions of the government determine the price and output of the commodities and services and not their demand and supply, the value of output in that system is expressed in terms of money. देखो, यहाँ पे तो हमने देखा था कि मार्केट को डिमांड एंड सप्लाई ही डिटरमाइन करते हैं कितना प्राइस होगा, कितना आउटपुट होगा. लेकिन अगर मान लो कि गवर्नमेंट डिसाइड करती है, जिसको बोलते हैं प्लान्ड इकोनॉमी, तो वहां पे भी तो जो भी वैल्यू होगा, टोमेटो का प्राइस होगा, वो तो मनी पे ही एक्सप्रेस करेगा. ठीक है, गवर्नमेंट ने बोल दिया कि चलो 30 रुपीज पर किलो होगा, उससे ज्यादा भी नहीं होगा, कम भी नहीं होगा, तो भी वो तो मनी पे ही डिपेंड करेगा ना, मनी पे ही एक्सप्रेस करेगा वो 30 रुपीज. ठीक है, विदाउट मनी नो इकोनॉमिक सिस्टम कैन ऑपरेट. ठीक है, दैट मीन्स कि विदाउट मनी आपका जो प्लान्ड इकोनॉमी में है वो भी ऑपरेट नहीं करेगा, आपका जो मार्केट इकोनॉमी है वो भी ऑपरेट नहीं करेगा. तो मनी इज द इंपॉर्टेंट फैक्टर हियर. ठीक है, उसके बाद देखो ड्रॉबैक्स ऑफ मनी, मनी का प्रॉब्लम्स क्या क्या है. ठीक है, व्हेन द मनी लैक्स स्टेबिलिटी ऑफ वैल्यू, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि मनी जब
उसका जो एक स्टेबिलिटी होता है वो खो देता है, तो उसका एक प्रॉब्लम होता है मनी का। ठीक है, आप यहाँ पे देखो, फॉर एग्जाम्पल व्हेन द वैल्यू ऑफ ए मनी कंटिन्यू टू फॉल, ठीक है, और विच इज द सेम थिंग एज सेइंग दैट द प्राइस लेवल कंटिन्यू टू राइज, the consumer will have to spend more money to buy the same amount of goods and services from the market. People whose income is limited and fixed suffer the most under the circumstances. मतलब क्या बोला कि आज मान लो एक चॉकलेट है, उसका प्राइस है 20 रुपीज, ठीक है, कल को ये चॉकलेट का प्राइस अगर 100 रुपीज हो गया तो कुछ लोग तो इसे नहीं खरीदेगा, क्योंकि उसका बजट ही था 20 रुपीज, 20 के ऊपर कितना भी दाम होगा वो चॉकलेट को नहीं खरीदेगा। तो इसके वजह से कुछ लोगों को सफर होगा, क्योंकि वो लोग खरीद नहीं सकते वो चॉकलेट। ठीक है, तो यही बोला इस पैराग्राफ में कि मनी जो है स्टेबल होना चाहिए, ज्यादा इंक्रीज भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा डिक्रीज भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखो, सिमिलरली व्हेन द वैल्यू ऑफ मनी कंटिन्यू टू राइज, that means the price level continue to fall, the producer face losses because of which they may decided to cut down the level of production. As and when what happens, employment opportunity will also shrink. देखो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देकर आपको समझाता हूँ। ठीक है, मान लो लास्ट मंथ, ठीक है, 1 किलो राइस जो है उसका प्राइस था 50 रुपीज। ठीक है, लेकिन इस मंथ में क्या हुआ, 1 किलो राइस का प्राइस 40 रुपीज हो गया, मतलब प्राइस डिक्रीज हुआ, प्राइस कम हो गया। ठीक है, तो मान लो आप अगर 100 रुपीज लेके बाजार पे जाते हो राइस खरीदने के लिए, पहले आपको मिलता था अराउंड 2 kg मिलता था आपको। ठीक है, लेकिन उसी दाम में आज के टाइम में 2.5 kg मिल रहा है, क्योंकि राइस का जो दाम है 40 रुपीज हो गया, पहले 50 था अब 40 हो गया। पहले आपको 2 kg मिलता था, आपको 2.5 kg मिल रहा है। ठीक है, तो आप फार्मर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो, एक फार्मर है, ठीक है, उसने राइस उगाया, उसको 100 kg राइस को सेल करना था। पहले मंथ में क्या प्राइस था इसका, 5000 था, क्योंकि 50 रुपीज पर किलो था, तो 5000 रुपीज 100 kg हो गया। लेकिन इस साल अगर देखोगे तो 100 kg राइस में फार्मर को कितना पैसा आ रहा है, 4000, क्योंकि इसका जो दाम है वो डिक्रीज हो चुका है। ठीक है, तो अब देखो राइस का दाम कम हो गया, दैट मीन्स प्राइस कम हो गया, तो फार्मर सोचेगा कि इसका प्रोडक्शन थोड़ा कम कर देते हैं, राइस की जगह पे व्हीट उगा लेते हैं, क्योंकि उसका दाम तो ज्यादा है। ठीक है, तो प्रोडक्शन कम कर देगा। ठीक है, राइस को उगाना कम कर देगा, उसकी जगह पे व्हीट उगाएगा। ठीक है, अगर प्रोडक्शन कम कर देगा तो मान सकते हो फार्मर के अंडर पे 2-3 लोग काम करते थे जो कि राइस रिलेटेड हर कुछ काम जानते थे। तो फार्मर बोलेगा कि आपको आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राइस का जो दाम है वो मार्केट में कम हो गया है और राइस उगाना हम बंद कर चुके हैं। तो ये जो 2 लोग था उनका नौकरी भी चला जाएगा। ठीक है, तो यही बोला, देखो यहाँ पे देखो, when the price level continue to fall, मतलब जो राइस का प्राइस था वो गिर गया था। इसके वजह से क्या हुआ, प्रोड्यूसर के लॉस हुआ, क्योंकि प्रोड्यूसर जो फार्मर थे उनको पहले मंथ में 5000 रुपीज मिले थे, लेकिन इस टाइम पे अब उसको कितना मिला, 4000 रुपीज मिला। दैट मीन्स वो डिसाइड किया कि कट डाउन द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, दैट मीन्स राइस का जो खेती है वो कम कर देते हैं, उसके जगह पे व्हीट उगाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी थे, जो फार्मर के अंडर 2 लोग काम करते थे जो कि राइस रिलेटेड हर कुछ काम जानते थे, तो उसको बोला कि आप कल से आपको आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राइस उगाना हमने बंद कर दिया। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी वाज आल्सो श्रिंक। ठीक है, तो यही बोला। उसके बाद देखो, मनी मे बी यूज्ड एज वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट टू फैसिलिटेट द कंसेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक वेल्थ, पावर एंड वेल्थ in an economy where the money is everything. Money can easily become a means to acquire economic power. देखो, किसी भी इकोनॉमी में मनी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, जिसके पास मनी ज्यादा होगा उसके पास पावर भी ज्यादा होगा। वो क्या करेंगे, नए नए बिजनेस स्टार्ट करेंगे, और बिजनेस की वजह से उसका वेल्थ, जो संपत्ति है, वो भी इंक्रीज होगा। तो ये एक मनी का ड्रॉबैक्स है, जिसके पास ज्यादा मनी है वो सबसे ज्यादा पावरफुल है, जिसके पास कम मनी है वो पावरफुल भी नहीं है। ठीक है, उसके पास कोई इतना बड़ा बिजनेस नहीं है, उसके पास वेल्थ भी कम होगा। ठीक है, तो एक्चुअली मनी का एक ड्रॉबैक है। उसके बाद देखो,
weakness for money may well be cause for the erosion of social value system. ठीक है, जो एक इंसान का वैल्यू होता है, उसके उसके बीच में कुछ गुण होता है, आदर्श होता है, वो मनी की वजह से इरोड भी हो सकता है. कैसे? देखो, करप्शन होता है. ठीक है, क्योंकि आपको अगर कोई पैसा देके बोलेगा कि यार मेरा काम ये कर दो, तो आप ऑब्वियसली कर दोगे, क्योंकि मनी इज द मेन हियर. ठीक है, तो इसके वजह से क्या होगा? करप्शन होगा. इसके वजह से क्या होगा? इरेगुलरिटीज होगा. किसी को जो आपने देखा होगा आजकल, क्योंकि आपने एक एप्लीकेशन दिया था, वो सबसे पहले था, लेकिन पैसों के लिए कुछ पीछे वाले लोगों के एप्लीकेशन सामने आके आपसे आगे कर देगा वो. ठीक है, तो इरेगुलरिटीज होगा, इनजस्टिस होगा आपके साथ. तो एक मनी का प्रॉब्लम है. ठीक है, जहां पे मनी होगा वहां पे करप्शन भी होगा, इरेगुलरिटीज भी होगा, इनजस्टिस भी होगा. ठीक है. When money takes the form of black money, the economy suffers in many different ways. For instance, the government loses considerable amount of revenue due to the large scale tax evasion. ये हमने लास्ट क्लास में देखा था कि जहाँ पे ब्लैक मनी आता है वहाँ पे जो गवर्नमेंट एक पर्टिकुलर अमाउंट पे, हमने एक एग्जांपल देखा था एक्चुअली. ठीक है, देखा था कि एक पर्सन के पास 5 लाख रुपए इनकम है जहाँ पे टैक्स लगना था, लेकिन उस पर्सन ने क्या नहीं कुछ किया, उन्होंने गवर्नमेंट को शो किया कि मेरे इनकम सिर्फ 1 लाख है और उसके ऊपर ही टैक्स लगेगा. दैट मीन्स जो 4 लाख रुपए उन्होंने घाटा किया वो अपने पास रखा, वहां पे तो गवर्नमेंट का टैक्स भी नहीं लगेगा. ठीक है, तो इससे बनता है प्रॉब्लम गवर्नमेंट का. क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट रेवेन्यू को लॉस करते हैं. जो 4 लाख रुपए गवर्नमेंट को टैक्स में मिलना था या फिर उसके ऊपर टैक्स लगना था, वो गवर्नमेंट को अब नहीं मिलेगा. ठीक है, इसको बोलते हैं टैक्स इवेजन. ठीक है, तो ये मनी का और एक प्रॉब्लम है, क्योंकि मनी ब्लैक मनी में कन्वर्ट हो जाता है कभी कभी, और जिसके वजह से गवर्नमेंट को रेवेन्यू, दैट मीन्स जो गवर्नमेंट को इनकम आना था, ठीक है, वो कम होता है. ठीक है, तो ये था मनी का 4-5 प्रॉब्लम. अब देखो, द नेक्स्ट टॉपिक इज बैंक. व्हाट इज बैंक? बैंक इज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दैट डील्स इन लोन. आपको तो पता ही है, जितना भी बैंक है वो किस में डील करता है? लोन्स में डील करता है. बैंक कलेक्ट द सेविंग्स फ्रॉम द सेवर. जैसे आप क्या करते हो? बैंक में जाके डिपॉजिट करते हो, जमा करते हो. ठीक है, तो ये क्या करता है बैंक? आप मान लो आप 1000 रुपीज डिपॉजिट करते हो. ठीक है, 1000 रुपीज डिपॉजिट करते हो. बैंक इसमें क्या करेगा? 100 रुपीज रखेगा, बेयरिंग ए स्मॉल पार्ट एंड टू द बोरोवर. ठीक है, और बाकी जो 900 रुपीज है वो दूसरे एक पर्सन को लोन में दे देगा. ठीक है, तो बैंक ऐसे काम करते हैं. Those who borrow from the bank have to return the principal to the bank along with a rate of interest. ये भी तो आपको पता है. जैसे मान लो बैंक ने लोन दिया आपको 100 रुपीज. बैंक ने बोला कि 1 साल के बाद आपको 5% इंटरेस्ट में ये लोन आपको चुकाना है. ठीक है, तो 1 साल के बाद आप बैंक को कितना दोगे? 100 रुपीज तो दोगे, प्लस ये जो 5% है, दैट मीन्स एक्स्ट्रा आपको 5 रुपीज देना पड़ेगा. दैट मीन्स टोटल आपको देना पड़ेगा 105 रुपीज. ठीक है, उसके बाद देखो, दिस रेट ऑफ इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय द बैंक इज हायर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेड बाय द बैंक टू द सेवर. द डिफरेंस इज द प्रॉफिट अर्न्ड बाय द बैंक. अब देखो बैंक कैसे काम करते हैं. ठीक है, बैंक का प्रॉफिट एक्चुअली क्या होता है आपने समझा होगा कि देखो, बैंक तो क्या करता है, हमारे सेविंग्स को कलेक्ट करता है और दूसरे को लोन देता है, तो उसमें प्रॉफिट कैसे होगा उसका? अब देखो, ठीक है, देखो यहाँ पे बैंक कैसे प्रॉफिट करते हैं. मान लो आप बैंक पे जाते हो. ठीक है, आपने बैंक पे जाके बोला कि मैं आपके पास 1000 रुपीज सेविंग्स में रखना चाहता हूँ. ठीक है, 1000 रुपीज बैंक को आपने दे दिया और बोला कि मेरे सेविंग्स में जमा कर दो. बैंक आपको बोलेगा कि ठीक है सर, मैं आपका 1000 रुपीज रखता हूँ, आपको एनुअली 4% इंटरेस्ट मिलेगा. 4% इंटरेस्ट मिलेगा पर ईयर, एनुअली, 1 साल में. ठीक है, तो 1 साल के बाद आपका यह पैसा कितना होगा? 1040 रुपीज होगा. ठीक है, तो अब देखो बैंक कैसे काम करता है. बैंक ये काम करता है कि ये 1000 रुपीज आपने जमा दिया, इस 1000 रुपीज को दूसरे एक पर्सन को लोन में दे देंगे. ठीक है, दूसरे एक पर्सन को लोन में दे देंगे और बोलेंगे कि ये आपका लोन अमाउंट 1000 रुपीज, 1 साल के बाद आप मुझे 8% इंटरेस्ट देना. 8% इंटरेस्ट देना 1 साल के बाद. तो 1 साल के बाद बैंक को कितना देना पड़ेगा? 1080 रुपीज. तो यहाँ पे देखो
बैंक आपको 1040 रुपीज दे रहा है 1 साल के बाद, लेकिन जो दूसरे बंदे को यहाँ पे लोन पे दे दिया उसके पास कितना ले रहा है, 1080 रुपीज ले रहा है। दैट मीन्स बैंक का प्रॉफिट कितना हुआ, 40 रुपीज। ठीक है, तो ऐसे बैंक काम करते हैं, एक से सेविंग्स रखकर दूसरे को लोन में दे देते हैं, और आपके पास जितना भी इंटरेस्ट बैंक देगा आपको, उससे ज्यादा इंटरेस्ट वो जो लोन में देगा उससे बैंक ले लेगा वापस। ठीक है, तो यही पे यही बोला कि द रेट ऑफ इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय द बैंक इज हायर देन द रेट ऑफ स्टेट पेड बाय द बैंक टू द सेवर। आपको जितना 4% इंटरेस्ट देगा, लेकिन जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक कलेक्ट करेगा वो लोन वाले से वो ज्यादा होगा। दैट मीन्स वो 8% होगा। ठीक है, एंड द डिफरेंस इज द प्रॉफिट अर्न बाय बैंक। और जो डिफरेंट 40 रुपीज का होगा वो बैंक का प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है ओरिजिन ऑफ बैंकिंग। बैंकिंग सिस्टम जो है आज का, वो कैसे स्टार्ट हुआ था, उसका ओरिजिन कहाँ हुआ था। ठीक है, अकॉर्डिंग टू जियोफ्रे क्राउदर द मॉनेटरी इकोनॉमिस्ट, ये तो आपको पता है, जियोफ्रे क्राउदर एक इकोनॉमिस्ट था। उन्होंने बोला था कि जो पहले के जमाने में बिजनेसमैन हुआ करते थे, गोल्ड मर्चेंट हुआ करते थे, और जो मनी लेंडर हुआ करते थे, वो ही पहले के जमाने में बैंक की तरह काम करते थे। आपने सुना होगा जो एंशियंट हिस्ट्री में कुछ ऐसे बिजनेसमैन थे जो लोगों को पैसे देते थे। ठीक है, उसके बदौलत कुछ गिरवी रखते थे, जैसे लैंड का कागज हो गया। तो उस टाइम में ये जो बिजनेसमैन था, गोल्ड मर्चेंट था, यही एक टाइप के बैंक के काम करते थे। ठीक है, उसके बाद इन द मिडिल एजेस, तो मिडिल एजेस के आसपास, दैट मीन 17-18 सेंचुरी के आसपास, व्हेन द बैंक ऑफ वेनिस वाज सेट अप इन इटली। ठीक है, तो वहां पे एक बैंक का सेटअप हुआ था जिसको बोलते हैं बैंक ऑफ वेनिस। ये सेटअप हुआ था इटली पे। ठीक है, द वर्ड बैंक बिगेन टू गेन वाइड पब्लिकली। तब से ये जो बैंक वर्ड है वो वाइडली पब्लिसिटी पाने लगा। ठीक है, एज देयर वाज कांस्टेंट वॉरफेयर अमॉन्ग द सिटी स्टेट्स इन इटली, द स्टेट्स वर इन नीड ऑफ फाइनेंसेस। क्योंकि उस टाइम में इटाली में युद्ध चल रहा था, वार का सिचुएशन था। ठीक है, तो इसके वजह से जो इटली देश को बहुत ज्यादा फाइनेंस या फिर पैसे की जरूरत होती थी। तो इसको हैंडल करने के लिए ये जो इटली स्टेट है, कुछ कमिश्नर्स को अपॉइंट किया, कुछ पर्सन्स को अपॉइंट किया कि आप ये बैंक का काम संभालो। ठीक है, दिस कमिश्नर वर नोन एज मॉन्टे। ठीक है, इस कमिश्नर को ही बोलते हैं मॉन्टे, क्योंकि उस टाइम ड्यूरिंग दोज डेज लार्ज एरियाज इन इटली वर अंडर द जर्मन्स। तो इटली का जो ज्यादातर एरिया था वो जर्मन्स के कंट्रोल पे था। ठीक है, तो जर्मन्स यूज द टर्म बैंक इन प्लेस ऑफ मॉन्टे। तो ये जर्मन लोग क्या करते थे, मॉन्टे के जगह पे बैंक का यूज करते थे, ये वर्ड का यूज करते थे। तो वहां से ही स्टार्ट हुआ ये बैंक, जो आज के हम जानते थे बैंक। ठीक है, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, द बैंक ऑफ हिंदुस्तान वाज द फर्स्ट बैंक इन इंडिया, वाज सेट अप इन 1770। ये आपको याद रखना है। ठीक है, इंडिया में सबसे पहला बैंक जो सेटअप हुआ था उसका नाम क्या था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। कब हुआ था, 1770 में हुआ था। द फर्स्ट बैंक इन असम दैट वाज सेट अप एंटायरली ऑन द लोकल कैपिटल मोबिलाइजेशन वाज द गुवाहाटी बैंक। और असम में सबसे पहला बैंक कौन सा था, गुवाहाटी बैंक था। और ये बैंक का सेटअप किस टाइम पे हुआ था, 1926 पे हुआ था। ठीक है, तो ये दो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडिया का पहला बैंक एंड असम का पहला बैंक। 1717 में हुआ था, 1926 में हुआ था। ठीक है, ये देखो बैंक ऑफ हिंदुस्तान का उस टाइम का कुछ करेंसी। ठीक है, उसके बाद क्लासिफिकेशन और द काइंड एंड द फंक्शन ऑफ बैंक। ठीक है, बैंक को किस किस टाइप में हम डिवाइड कर सकते हैं, कितने टाइप है बैंक के, कितना फंक्शन है बैंक है। ठीक है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक। अमॉन्ग दिस एट दिस स्टेज वी डिस्कस द फंक्शन ऑफ 6 बैंक। ठीक है, तो बैंक का बहुत ज्यादा टाइप है, लेकिन हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में सिर्फ 6 टाइप के बैंक के ऊपर डिस्कस करेंगे। एक तो है द सेंट्रल बैंक, पता है आपको कौन सा है, आरबीआई। उसके बाद है कमर्शियल बैंक, दैट मीन्स आईसीआईसीआई, एसबीआई, एचडीएफसी। उसके बाद रीजनल रूरल बैंक। उसके बाद इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। एंड द लास्ट वन इज नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। देखो, इस चैप्टर में पार्टिकुलरली हम इस 6 टाइप के बैंक के ऊपर डिस्कस करेंगे, जो कि नेक्स्ट वीडियो पे आने वाला है। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू। अगर इस वीडियो पे कुछ भी डाउट हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम इस पर्टिकुलर 6 टाइप के बैंक के ऊपर डिटेल डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।